ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी हैरान थे कि जब हमारे पास गीता जैसा नॉलेज का सोर्स है जो हमें लाइफ की हर सिचुएशन में गाइड कर सकता है, तब हम हर जनरेशन के साथ इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि फॉरेनर्स के बीच गीता को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो लोग अपनी नौकरियां से ब्रेक लेकर यहाँ आते हैं और गीता ज्ञान को समझते हैं। लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम इसके लिए एफर्ट्स तो करते हैं। इधर हम लोग अपनी ही जड़ों, अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ये सोचकर पंडित जी ने एक गहरी सांस लेकर ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं। मन ही मन सोचते हुए कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई मैं तो उसे पूरा करूँगा ही। लोगों को तो गीता ज्ञान के पास लेकर आने का जो एम लेकर चल रहा हूँ, उसे तो पूरा करना ही है। और दोस्तों, आप इसी गीता ज्ञान को सुन रहे हैं एसवाई के क्रिएटर्स के शो पर। आज जब पंडित जी ने अपना इनबॉक्स देखा, तो एक साथ एक ही आईडी से 3 मेल्स आए थे। तीनों मेल्स में एक ही मैटर था। शायद भेजने वाले ने सोचा होगा कि इस तरह पंडित जी का ध्यान उसी मेल्स की तरफ खींचेगा। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन बोले, भाई मुझे कौन सा दिन में 1000 मेल्स आती है जो कोई छूट जाएगी। मेल्स में जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था, प्रिय पंडित जी, ये मेल आईडी मेरे असली नाम से नहीं बनी है। ना ही मैंने कहीं अपने नाम का ज़िक्र इस मेल में किया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है। मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूँ जहाँ ये करना ज़रूरी होता है। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। कुछ वक्त से आपकी गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रही हूँ। आप रोज़ एक श्लोक का मतलब बताते हैं, फिर रियल लाइफ सिचुएशन में उसे श्लोक से हमें कैसे मदद मिल सकती है यह बताते हैं। ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया भी मिलता है। प्रॉब्लम्स को देखने का नया सलीका भी मिलता है। आज हम आज अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम का कहीं सॉल्यूशन ना पाकर मैं आपको यह मेल कर रही हूँ, इस उम्मीद में कि आप मुझे गीता ज्ञान के ज़रिए कोई ऐसा रास्ता दिखाएँगे जो सही हो। नाम तो बता नहीं सकती, लेकिन बाकी सारी बातें डिटेल्स में बता रही हूँ, ताकि आपको मेरी प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा लग सके। मैं एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही पोस्ट पर हैं, और जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड से जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ, ताकि आपको मेरी सिचुएशन समझने में मदद मिले। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर एक टीचर थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे फादर बहुत उसूलों वाले इंसान थे। उन्हें नमक रोटी में गुज़ारा करना पसंद था, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना नहीं। यहाँ तक कि बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाना भी उन्हें गलत लगता था। उनका कहना था कि अगर टीचर क्लास में सही से पढ़ाए तो बच्चों को अलग से ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ भी बहुत सिंपल सी लेडी थी। ज़्यादातर टाइम घर के काम और पूजा पाठ में लगी रहती थी। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, और यही नहीं, मैं एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर बनूं, ताकि लोग कहें कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। बहुत कम इनकम और रिसोर्स के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ती रही। मेरे फादर का ड्रीम अब मेरा ड्रीम बन गया था। अब हम तीनों लोगों की फैमिली बहुत खुशी-खुशी अपना टाइम बिता रही थी। दिन-रात की मेहनत और मेरे पापा की गाइडेंस की वजह से मैं अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर रही थी। मेरी सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन के लिए मेरे माँ ने अ, आपसे कुछ ज्वेलरी बेच दी थी। इस बात से मैं और डिटरमाइंड हो गई कि मुझे हर हाल में एग्ज़ाम क्लियर करना है, और पेरेंट्स की ब्लेसिंग और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आईएएस ऑफ़िसर बन गई। इस बात से मेरे पिता जैसे 7वें आसमान पे थे, और उन्हें खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले पापा ने बार-बार मुझे याद दिलाया कि मुझे अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। मैं भी उन्हें बार-बार यकीन दिला रही थी कि मैं कभी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं करूँगी। और ट्रेनिंग पूरी हुई और मुझे दूर-दराज के इलाके में पोस्टिंग मिल गई। ट्रेनिंग के दौरान मेरी दोस्ती एक ऑफ़िसर से हुई। सर्विस के दौरान ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों में बहुत सारी बातें अलग थी। वो बहुत रिच फैमिली से था। उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी वैल्यूज़ में भी बहुत फ़र्क था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क आपको सब कुछ भुला देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हमने शादी का प्लान किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे फादर को वैसे तो कोई ऐतराज़ नहीं था, बट उनका ये कहना था कि हम जिस माहौल में, जिन वैल्यूज़ के साथ बड़े होते हैं, उनका असर हमारी लाइफ में के हर हिस्से में पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के डिफरेंसेस तुम्हारी शादी को भी अफ़ेक्ट करें। मैंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बहुत समझदार हैं, इसे मैनेज कर लेंगे। तो मेरे फ़ादर मान गए और हमारी शादी हो गई। कुछ टाइम तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन वक़्त बीतने के साथ मुझे कुछ चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड को एथिक्स से कुछ लेना-देना नहीं था। अपनी पोस्ट और पावर का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। रिश्वत लेना उनकी नज़रों में कोई क्राइम नहीं था, बल्कि रिश्वत लेना तो उनका हक था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मज़ाक उड़ाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे दकियानूसी सोच का बता दिया और मेरे पिताजी को भी। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और मैंने इस बारे में अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से बात करी। उन्हें सब बताया कि उनका बेटा किस तरह से गलत रास्ते से पैसा कमा रहा है और कल को यह बात कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। मेरे ससुर ने भी मुझे इस बात पर बहुत सुनाया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं बहुत हताश हो चुकी थी। इधर मेरे हस्बैंड के करप्शन के किस्से ऑफिसर के बीच फैलने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब सिचुएशन ये है कि हमारे बीच आए दिन इस बात पर लड़ाई होती है। वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और मैं अपने पिता की सिखाई हुई वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये मेरी भी वैल्यूज़ हैं। आप ही मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए? इस कहानी को पढ़कर पंडित जी को बहुत दुःख हुआ। किस तरह से लोग जीवन की सिचुएशन में फँस जाते हैं, खुद सही होते हुए भी टेंशन में जीते हैं और इन सिचुएशन से बाहर निकलने में ज़िंदगी वो नहीं रहती जो पहले थी। अब किसी ने प्रॉब्लम्स भेजी है इस उम्मीद में कि सॉल्यूशन मिलेगा, तो अपनी समझ के हिसाब से सॉल्यूशन तो बताना ही होगा। इसलिए पंडित जी ने यह जवाब में लिखा है। आपकी सिचुएशन मैं समझ रहा हूँ। सही होते हुए भी आप सफ़र कर रही हैं। इस बात का मुझे अफ़सोस है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिसीज़न तो लेना ही होगा। इसलिए अपनी समझ के आधार पर आपको गीता का यह श्लोक भेज रहा हूँ। आप इसे समझो और अगर इसकी मदद से कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है तो आगे बढ़ो। श्लोक इस तरह से है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसलिए सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो इसका मतलब कुछ यूं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, सोल्जर का काम है देश की रक्षा करना। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, उनसे अच्छे वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि बिना काम किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति की जो भी ड्यूटी तय है, उसे वह पूरी करनी ही चाहिए।
आप जानती हैं कि आपका क्या काम है? आपका काम है जो आपके अकॉर्डिंग सही है, उस रास्ते पर चलना। जो गलत है उसे रोकना, समझाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। अगर अगर इसमें आपको अपनों की नाराज़गी झेलनी पड़े तब भी अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सही और गलत इंसान देखकर डिसाइड नहीं होता। इसलिए अपना काम कीजिए, हो सकता है इसका रिज़ल्ट अच्छा ना हो, लेकिन आपको इस बात का सैटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा कि आपने काम ठीक से किया। अगर बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई सुधरना ना चाहे तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण आपको सही राह पर चलने की शक्ति दे। ये लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड जिसे आप सुन रहे हैं एसवाई के क्रिएटर्स के शो पर।